त्रिकोण के मालिकों में से त्रिकोण के मालिकों में से त्रिकोण के मालिकों में से किसी भी ग्रह के साथ त्रिकोण के मालिकों में से किसी भी ग्रह के साथ त्रिकोण के मालिकों में से किसी भी ग्रह के साथ बलवान बलवान केंद्रेश का संबंध होगा। त्रिकोण के मालिकों में से किसी भी ग्रह के साथ बलवान केंद्रेश का संबंध होगा तो वो शुभ शुभ योग करनार तो वो शुभ योग करने वाला शुभ योग करने वाला बनता है। त्रिकोण के मालिकों में से किसी भी ग्रह के साथ बलवान केंद्रेश का संबंध होगा तो वो शुभ योग करने वाला बनता है। लिख लिया? चलो, तो यहां शब्दों का बहुत ही अच्छे से चयन किया गया है। पहला, त्रिकोण के मालिकों में से कोई भी ग्रह, मतलब कि हमारे पास जितने त्रिकोण भाव हैं उसमें से कोई भी ग्रह, मालिकों में से, त्रिकोण के मालिकों में से ही, यानी हमारे पास भाव निश्चित हो गए। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? 5वां और 9वां, उसमें से कोई भी ग्रह की बात हो रही है। फिर आता है बलवान केंद्रेश। हमारे पास 4 केंद्र है, उसमें बलवान केंद्र की बात की गई है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव केंद्र भाव कहलाता है। पहले केंद्र भाव से चौथा केंद्र भाव बलवान होता है, चौथे केंद्र भाव से 7वां केंद्र भाव बलवान होता है, और 7वें केंद्र भाव से 10वां केंद्र भाव बलवान होता है। यहां लिखा है बलवान केंद्रेश, यानी स्पष्ट हो गया कि बलवान केंद्रेश के लिए दसम भाव, यानी दसम भाव में जो राशि लिखी है उसके मालिक की बात की गई है। तीसरा, संबंध। संबंध से क्या प्रतिपादित होता है? युति, दृष्टि और परिवर्तन, यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की 5वें, 9वें और 10वें 3 भाव हमें ये श्लोक में नजर आ जाने चाहिए। इनके बीच में युति होगी या फिर दृष्टि संबंध होगा या फिर परिवर्तन योग होगा, तो ये शुभ योग करने वाला बन जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि केंद्र 4 भाव है,
उसमें सभी केंद्र के मालिक और केंद्र भाव क्रमशः बलवान होते हैं। 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 10। ठीक है, संबंध के बारे में हमने समझ लिया। युति, दृष्टि और परिवर्तन। त्रिकोण यानी 5वें और 9वें भाव के मालिक। तो अब लिख लेंगे, केंद्राधिपति, केंद्राधिपति यानी केंद्र भाव के स्वामी। केंद्राधिपति क्रमशः, केंद्राधिपति क्रमशः बलवान, क्रमशः बलवान बनते हैं। लग्नेश से, लग्नेश से चतुर्थेश, चतुर्थ से चतुर्थेश से सप्तमेश, सप्तमेश से दशमेश बलवान होता है। किसी भी लग्न में, किसी भी लग्न में अन्य केंद्र के स्वामी से, अन्य केंद्र के स्वामी से दशम केंद्र का स्वामी, दशम केंद्र का स्वामी दशमेश, दशम केंद्र का स्वामी दशमेश ज्यादा बलवान, ज्यादा बलवान होता है। हो गया। त्रिकोण के मालिक यानी, त्रिकोण के मालिक यानी 5वें और 9वें भाव के स्वामी की बात, 5वें या 9वें भाव के स्वामी की बात की गई है। संबंध यानी, संबंध यानी युति, दृष्टि और परिवर्तन संबंध। संबंध यानी युति, दृष्टि और परिवर्तन संबंध। आगे लिखेंगे, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह केंद्रेश होगा, शुभ ग्रह केंद्रेश होगा और शुभप्रद बनता है, और शुभप्रद बनता है, तब वो बलवान केंद्रेश, बलवान केंद्रेश बन सकता है। अगला लिखेंगे, पाप ग्रह, पाप ग्रह केंद्रेश हो, पाप ग्रह केंद्रेश हो और शुभ प्रद बनता है, पाप ग्रह केंद्रेश हो और शुभ प्रद बनता है,
तब वो तब वो बलवान केंद्रेश बन सकता है। तो यहां ये सूत्र में क्या क्या चीजों का समावेश किया गया है वो सब लिख लिया। अब उदाहरण समझेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में कर्क लग्न लिखिए, कर्क लग्न की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली में मंगल मंगल दसम भाव का स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल दसम भाव का स्वामी है। फुल स्टॉप। सूत्र के अनुसार सूत्र के अनुसार केंद्र का मालिक सूत्र के अनुसार केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह होता है। अशुभ ग्रह होता है तो वो तो वो अशुभ फल देता नहीं है। तो वो अशुभ फल देता नहीं है। फुल स्टॉप। यहां पर यहां पर कर्क लग्न में यहां पर कर्क लग्न में मंगल मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह नैसर्गिक अशुभ ग्रह पांचवें त्रिकोण का मालिक होके पांचवें त्रिकोण का मालिक होके त्रिकोणेश के हिसाब से त्रिकोणेश के हिसाब से शुभ फल देने वाला शुभ फल देने वाला बनता है। कर्क लग्न में कर्क लग्न में इस प्रकार कर्क लग्न में इस प्रकार नैसर्गिक अशुभ ग्रह मंगल कर्क लग्न में इस प्रकार नैसर्गिक अशुभ ग्रह मंगल योग कारक होके शुभ फल शुभ फल देने वाला बन गया है। तो यहां कर्क लग्न में तो यहां कर्क लग्न में नैसर्गिक पाप ग्रह मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह मंगल 10वें बलवान केंद्र का मालिक हुआ। इसी प्रकार इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में सूर्य सूर्य 10वें बलवान केंद्र का सूर्य 10वें बलवान केंद्र का मालिक बनता है। तो सूर्य भी बलवान केंद्रेश
सूर्य भी बलवान केंद्रेश बनता है। कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न में शुक्र चौथे केंद्र का मालिक, शुक्र चौथे केंद्र का मालिक और नौवें त्रिकोण का मालिक है, और नौवें त्रिकोण का मालिक है। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र, नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र चौथे केंद्र का मालिक होके, चौथे केंद्र का मालिक होके शुभ फल, शुभ फल नहीं देता, नहीं देता, लेकिन नवमें, नौवें त्रिकोण का मालिक होने की वजह से, नौवें त्रिकोण का मालिक होने की वजह से शुक्र भी यहां, शुक्र भी यहां केंद्र और त्रिकोण का मालिक बन के, केंद्र और त्रिकोण का मालिक बन के शुभप्रद, शुभप्रद हो जाता है। फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखिए, इनमें से, इनमें से कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह बलवान केंद्र के मालिक या स्वामी, इनमें से कोई भी ग्रह बलवान केंद्र का स्वामी के साथ, इनमें से कोई भी ग्रह बलवान केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण के स्वामी का संबंध, त्रिकोण के स्वामी का संबंध ब्रैकेट में लिखेंगे, युति, दृष्टि, परिवर्तन। त्रिकोण के स्वामी का संबंध युति, दृष्टि, परिवर्तन करता है, तो ये शुभ परिणाम देने वाला, शुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। अगली लाइन लिखेंगे, शुभ परिणाम के लिए, शुभ परिणाम के लिए बलवान केंद्र का स्वामी होना, बलवान केंद्र का स्वामी होना अनिवार्य परिबल है, अनिवार्य परिबल है, और उसी का, और उसी का त्रिकोण के स्वामी के साथ का संबंध, और उसी का त्रिकोण के स्वामी के साथ का संबंध होना इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट परिबल होता है। मतलब बलवान केंद्र का स्वामी,
मतलब बलवान केंद्र का स्वामी होना शुभ परिणाम लक्षी, बलवान केंद्र का स्वामी होना शुभ परिणाम लक्षी, इंपॉर्टेंट परिबल बनता है। हो गया। अब हमें इसके लिए कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक हो जाता है वो पता होना चाहिए। तो समरी के लिए लिख लें, सूर्य और चंद्र के लग्न में, सूर्य और चंद्र के लग्न में, ब्रैकेट में लिख लीजिए सिंह लग्न और कर्क लग्न, सूर्य और चंद्र के लग्न ब्रैकेट में सिंह लग्न और कर्क लग्न में कौन सा ग्रह होता है योग कारक? मंगल। 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 चलो दूसरा लिख लीजिए शनि के लग्न, शनि के लग्न ब्रैकेट में लिखेंगे मकर और कुंभ लग्न में, शनि के लग्न ब्रैकेट में मकर और कुंभ लग्न में कौन सा ग्रह होता है? शुक्र। शुक्र योग कारक होता है। बहुत अच्छा, ऐसे याद रह जाना चाहिए। अच्छा है। शुक्र के लग्न में, शुक्र के लग्न में ब्रैकेट में लिखेंगे वृषभ और तुला लग्न में, वृषभ और तुला लग्न में कौन सा ग्रह होता है? शनि। शनि ग्रह योग कारक होता है। अब कितने लग्न हो गए हमारे पास? सूर्य चंद्र के 2, शनि के 2, 4 और शुक्र के 2, 6 हो गए। कुल 12 लग्न हैं। तो कौन से रह गए? बुध के जो लग्न होते हैं। 5 हो गए गुरुजी। कहाँ 5 हुए यार? बराबर के देखो ना गुरुजी। सूर्य 4 ही तो हुए, सूर्य चंद्र शनि शुक्र। चंद्र का भी बता दिया। हाँ अलग अलग हो गए ना, 2 हो गए, 6 हो गए। हाँ तो 6 हुए है ना। तो अब बाकी 6 बचे। तो बुध के लग्न में कोई ग्रह योग कारक नहीं होता है, और गुरु के लग्न में कोई ग्रह योग कारक होता नहीं है। 10 हो गए। जी। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। आपको सभी लग्न पहले बनवाए गए हैं, उसमें कौन सा ग्रह कौन योग कारक है वो देख लीजिए। ठीक है। इस हिसाब से ये तो पक्का ही है कि भाई सूर्य और चंद्र के लग्न में मंगल योग कारक होता है, यानी सिंह लग्न कर्क लग्न। शनि के 2 लग्न मकर और कुंभ में शुक्र होगा, और शुक्र के वृषभ और तुला लग्न में शनि होगा। बुध और गुरु के लग्न में कोई ग्रह योग कारक होता नहीं है। तो बाकी जो रहे वो आपको लिख लिख के निकाल लेना है। कितना हो गया? मिला लेना। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि कर्क लग्न में मंगल जो है 10वें केंद्र भाव का मालिक बन गया, 10म केंद्र सबसे बलवान और पंचम त्रिकोण का। यानी सूत्र क्या कह रहा है कि बलवान ऐसे केंद्र का संबंध
किससे होना चाहिए? त्रिकोण के मालिक के साथ। तो देखो कर्क लग्न में एक त्रिकोण का मालिक, दशम भाव का मालिक तो मंगल हो गया, उसका संबंध दो में से किसी भी एक त्रिकोण के मालिक के साथ होना चाहिए या फिर दोनों के साथ होना चाहिए। तो अब जब कर्क लग्न की बात कर रहे हैं तो दशम भाव का मालिक बलवान केंद्र की बात की गई है, तो दशम केंद्र का मालिक कौन हो जाता है? मंगल। मंगल। अब वो मंगल पांचवें त्रिकोण के मंगल से तो युति करेगा ही नहीं, वो एक खुद ग्रह स्वयं अपने स्वयं हो खुद गया, से वो थोड़ी युति करेगा। स्वयं हो गया ना। तो दूसरा त्रिकोण कौन सा रह गया? नौवां। कौन मालिक है उसका? गुरु। गुरु। यानी कर्क लग्न में मंगल और गुरु की युति, मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध, या फिर मंगल और गुरु का परिवर्तन योग जातक को बहुत ही सुंदर फल देने वाला है। आ गया समझ में पूरा सूत्र? और यहां कर्क लग्न में जैसा हमने देखा, मंगल तो योग कारक हो गया है और वो युति करता है गुरु के साथ, भाग्य से जातक को भाग्यशाली भी बना देगा। साहसिक और भाग्यशाली, ये कुछ कुछ ना आए तो मंगल साहस पराक्रम है, गुरु भाग्य से, तो जातक को साहसिक और भाग्यशाली बना देगा। अब भाग्य जब साथ देता है तो जातक की कोई भी प्रकार का साहस करेगा, गुरु धन का कारक है तो धन मिलेगा, सीधा प्रिडिक्शन। यानी आप कोई भी कार्य करते हो पैसा प्राप्त करने की इच्छा से, तो आपको पैसे तो मिलते हैं। सही है कि गलत है? कर्क वाले को पूछो। आ गया समझ में? चलो अब वृश्चिक लग्न का उदाहरण समझेंगे। इसके लिए पहले हमको क्या करना है? वृश्चिक लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी। लगभग आज तक हमने वृश्चिक लग्न का उदाहरण कभी नहीं किया है ना। तो वृश्चिक लग्न में क्या होता है? वृश्चिक लग्न में 10वें केंद्र का मालिक सूर्य हो जाता है। ठीक है? और सूर्य जो है नैसर्गिक रूप से क्रूर पाप ग्रह है, केंद्र का मालिक होता है, अशुभ फल देता नहीं है। बलवान केंद्र का मालिक वो बन गया है। अब वृश्चिक लग्न में केंद्र के मालिक कौन बने? एक गुरु, एक चंद्र। तो ये सूर्य की चंद्र के साथ में युति होगी और ये सूर्य की गुरु के साथ में युति होगी। और ये युति यदि गुरु के साथ में है तो पंचम त्रिकोण में हो गई, तो केंद्र और त्रिकोण के मालिक की युति त्रिकोण में हो गई। या फिर यही सूर्य की युति नवम त्रिकोण में हो गई, सूर्य और चंद्र की युति। कितना बढ़िया संयोग है देखो, चंद्र यहां भाग्य से, सूर्य और चंद्र की युति नवम त्रिकोण में ही हो गई। तो सूत्र के अनुसार दशम बलवान केंद्र की युति, केंद्रेश की युति बलवान त्रिकोण के मालिक के साथ युति करके नवम भाव में ही है। तो ये जातक को भाग्यवान बना देगी, प्रतिष्ठित बना देगी। सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, उच्च पद में हो सकता है, प्राइवेट में होगा तो भी उसकी प्रतिष्ठा अच्छी होगी, पिता से लेन देन बहुत बढ़िया होगी, राजकीय लोगों से लेन देन, ये सब इसके भाग्य में लिखा है क्योंकि भाग्य भाव में बन रही है, भाग्य से उसके साथ बैठा है।
अब हम क्या करेंगे? आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न में सूर्य और चंद्र की युति है, अमावस्या दोष है। अब ये अमावस्या दोष उसको कितना अच्छा फल दे रहा है। अब सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, एक ही राशि में है। जातक का आत्मा और मन एक हो गया, आदमी सच्चा होता है। आ रहा है समझ में? मैं समझा रहा हूं वो। तो वृश्चिक लग्न में लिख ले, चलो दोनों लिख लो। वो कर्क लग्न वाला लिख लिया आप लोगों ने? जी। कि कर्क लग्न में मंगल 10वें भाव का मालिक और पंचमेश या कर्क लग्न में पंचमेश गुरु के साथ युति करता है, तो युति दृष्टि परिवर्तन संबंध शुभ परिणाम देने वाला बनता है। वो लिख लिया ना? चलो आगे लिखेंगे। वृश्चिक लग्न में सूर्य वृश्चिक लग्न में सूर्य बलवान दशम केंद्र का मालिक बनता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य बलवान दशम केंद्र का मालिक बनता है। केंद्र का मालिक, केंद्र का मालिक अगर नैसर्गिक पाप ग्रह होता है, केंद्र का मालिक अगर नैसर्गिक पाप ग्रह होता है तो वो अशुभ फल नहीं देता है। जो यहां सूर्य है, केंद्र का मालिक नैसर्गिक पाप ग्रह होता है तो वो अशुभ फल नहीं देता है। यहां सूर्य है। ये सूर्य ये सूर्य 10वें बलवान केंद्र का मालिक, ये सूर्य 10वें बलवान केंद्र का मालिक यदि यदि नवम त्रिकोण के मालिक, नवम त्रिकोण के मालिक चंद्र के साथ नवम भाव में ही युति संबंध कर देता है तो शुभ परिणाम देने वाली युति बनती है। आ गया समझ में? अब मैं पूछता हूं कि दशम केंद्र का मालिक सूर्य पंचम त्रिकोण का मालिक कौन है? गुरु। गुरु। इसके साथ युति करेगा तो कैसा रहेगा बताओ? तो समझूंगा कि आपको सूत्र समझ में आ गया। तो सूर्य की अपेक्षा तो कम रहेगा, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा बलवान केंद्र तो दशम ही है। नहीं, देखो क्या सूत्र लिखवाया है। 5 और 9 का मालिक।
दो और हाँ 12 का 5 और होता 9 है का तो तो वो, जी हाँ, जी जी जी। तो तो फल ही शुभ देता फल है, देगा। और इसलिए ठीक। बलवान केंद्र का मालिक सूर्य पंचम त्रिकोण के मालिक गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो ये कैसा फल देगा आप? शुभ फल बढ़िया ही। फल देगा। अब गुरु क्या क्या चीजों का मालिक है और कारक है, वो देखो। गुरु धन का मालिक, धन का कारक। गुरु विद्या का मालिक, विद्या का कारक। और संतान का मालिक, संतान का कारक। तो ये चार चीजों के साथ प्रतिष्ठा जोड़ दो। यानी जातक के पास गुरु सात्विक ग्रह है, जातक के पास सात्विक इनकम होगी, धन संचय होगा, कुटुंब की प्रतिष्ठा अच्छी होगी। जातक को गुरु विद्या का कारक, संतान का मालिक, जातक के संतान अच्छी विद्या वाले, अच्छी प्रतिष्ठा वाले होंगे। गुरु धन का कारक, जातक के पास धन भी होगा। सूर्य पिता का कारक, पिता भी धनवान होंगे। आ गया समझ में? आ गया? तो चलो लिख लो कि वृश्चिक लग्न में सूर्य और गुरु की युति, सूर्य और गुरु की युति पंचम त्रिकोण भाव में है। गुरु और सूर्य की युति पंचम त्रिकोण भाव में है, तो ये युति भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर फल देने वाली बनती है। अब गुरु लिख लिया। अब गुरु पंचम त्रिकोण में मीन राशि के हो गए, वहां से पांचवी दृष्टि वो दे रहे हैं अपनी उच्च की कर्क राशि को। जातक को कितना भाग्यवान बना देंगे। चंद्र मुसाफरी का कारक है, वो भाग्यश बना हुआ है। गुरु जो है लंबी धार्मिक यात्राओं का कारक, उसी भाव को अपनी उच्च राशि में देख रहा है। ये जातक लंबी यात्रा, धर्म के लिए धार्मिक यात्रा करने वाला, कराने वाला भी बन जाता है। एक तो भाग्य पर गुरु की दृष्टि जातक को बहुत ही भाग्यशाली और धार्मिक बनाता है ना? तो इस प्रकार हम जो भाव से जो चीजें देखी जाती है, गुरु की अमृतमयी दृष्टि है, उसमें वृद्धि होती है और यहां शुभ फल देने वाला है, उसके बारे में शुभ प्रिडिक्शन बता देना है। ठीक है? अब लिखेंगे मेष लग्न में। इसको समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली बना लो। सबसे उत्तम रास्ता वो है कि आपको 12 पेज में 12 लग्ने बना के रखने हैं, जब भी जरूरत पड़े उसको खोल के देख लो। तो मेष लग्न की कुंडली बना लो। मेष लग्न में अब इसका जवाब आपको देना है कि सूत्र समझे कि नहीं। मेष लग्न में यही सूत्र जो आज श्लोक पढ़ रहे हैं 17वां नंबर, वो मेष लग्न में सूर्य चंद्र की युति कैसा फल देगी, लॉजिक के साथ बताना है। शुभ अच्छा फल देगी। क्या जी? शुभ फल देगी। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया। वृश्चिक लग्न में है ना, नवम भाव में। ठीक यहां पर चतुर्थ भाव का मालिक चंद्र है, केंद्र, और
पंचम त्रिकोण का मालिक सूर्य है, यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति हो गई। दोनों को एक ही एक राशि है, दूसरी राशि देखने की जरूरत पड़ती नहीं है ही नहीं, तो अशुभ भाव में होगी ही नहीं। तो ये युति भी जातक को अच्छा फल देती है। ये युति त्रिकोण में हो तब यानी कि 9वें भाव में हो जाए या तो पंचम भी भाव वही में। अच्छा ही फल देगा, जी जी क्योंकि वहां दोनों के मित्र बैठे हैं, गुरुदेव मालिक हैं इनके। जी जी जी। है ना। माता के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है और जातक के भाग्य में सभी प्रकार का सुख भी लिखा हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक भूमि भवन माता सब भाग्य में, विद्या भाग्य में, संतान भाग्य में अच्छा फल देगी। आ गया समझ में ये श्लोक? तो आपको समझने के लिए क्या करना है, 12-12 भाव में कौन ग्रह कैसा शुभ होता है वो लिख के फिर उसकी केंद्र और त्रिकोण के मालिकों की युति, और ये श्लोक स्पेशली समझने के लिए 10वें भाव का मालिक कौन बनता है वो करके आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ज्यादातर जो लग्न है वो हमने डिस्कस तो किए ही हैं। चलो अगला श्लोक लिखेंगे 18वां। योग करने वाले, योग करने वाले दो ग्रहों की, योग करने वाले दो ग्रहों की दशाओं के मध्य में, योग करने वाले दो ग्रहों की, योग करने वाले दो ग्रहों की दशाओं के मध्य में, दशाओं के मध्य में ब्रैकेट में लिखेंगे अंतर दशाओं में, दशाओं के मध्य में ब्रैकेट में अंतर दशाओं में इनके साथ, इनके साथ संबंध, संबंध नहीं करने वाले, इनके साथ संबंध नहीं करने वाले शुभ कारक ग्रहों की, इनके साथ संबंध नहीं करने वाले शुभ कारक ग्रहों की, शुभ कारक ग्रहों की महादशा में, शुभ कारक ग्रहों की महादशा में ज्यादातर, ज्यादातर जो योग हुआ है, जो योग हुआ है, यानी योग कारक का, योग कारक का फल, फल मिलता है। लिख लिया? चलो तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैंने इसलिए लिखवा दिया है कि ये सेंटेंस आपको 10, 15, 20 बार पढ़ के समझना है कि जो योग कारक ग्रह बने हैं, यानी दो ग्रह जो हैं
युति करके योग कारक बन गए। मानो कि गुरु और चंद्र गज केसरी योग वाले हैं, तो ये गुरु और चंद्र के साथ जो ग्रह संबंध नहीं करते, ना दृष्टि करते हैं ना युति करते हैं, लेकिन वो ग्रह कुंडली के प्रत्यय शुभ ग्रह है, वो ग्रह कुंडली के प्रत्यय शुभ ग्रह है, वो ग्रह की जब दशा महादशा चलेगी उसमें ये ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल जाएगी, तब इनको गुरु चंद्र का जो योग हुआ उसका फल प्राप्त होने वाला है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो कल इसको हम आगे समझेंगे। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।